हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और लाइक भी किया करें। और अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी किया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है। कह रहा है दर्शन शास्त्र को कहा जाता है, प्राणी शास्त्र को कहा जाता है, भूगर्भ विज्ञान को कहा जाता है या मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। कह रहा है कि आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, किसे कहा जाता है कि मनोविज्ञान को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किसने कहा था, ये बताना है। कह रहा महात्मा गांधी ने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, मौलाना आज़ाद ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो किसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जल्दी दे रहा हूँ। ठीक है, जो समझाने वाली होंगे इसमें व्याख्या जरूर करूँगा, परेशान ना हो आप लोग। कह रहा है खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है। कह रहा है फ्रॉवेल साहब हैं, टर्मन है, जीन पियाजे हैं या वाइगोत्स्की हैं। तो कौन है, फ्रॉवेल साहब हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विद्यार्थी शिक्षक के में माध्य नहीं होगा, यहाँ पे मध्य होगा। मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। कह रहा है कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पिता शिशु जैसा होना चाहिए, एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या पूर्णतः शिष्य जैसा होना चाहिए। देखो, पूर्णतः शिष्य जैसा नहीं होना चाहिए, एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। कह रहे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो पिता शिशु जैसा होना चाहिए एक शिक्षक का संबंध। ठीक है, जिससे कि जो परेशानी हो सके वो उसे समझ भी सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कह रहा है छात्र को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए, या छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि छात्र के बारे में गलत टिप्पणी करना गलत है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा जिसमें छात्र के बारे में गलत कहा गया है। ठीक है, सीटेट में कह रहा है छात्र को डांटना चाहिए भैया, छात्र को कुछ नहीं कहना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है। कह रहा है व्याख्यान विधि से सीखना, प्रदर्शन विधि से, लेखन विधि से, या उपरोक्त सभी। देखो, मैंने पहले भी बताया था, व्याख्या देना, परिभाषा, ये सब क्या है, गलत है। रट्टा मारना सीटेट में ऑप्शन में आ जाए तुरंत काट दो आप लोग। ठीक है, अच्छा, लेखन विधि में क्या होता है, लेखन विधि में होता है सिर्फ लेख के माध्यम से, तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ लेखन के माध्यम से। कहा बच्चों को केवल लेखन के माध्यम से या व्याख्या नहीं कर सकते आप। तो बच्चों को हम किसके माध्यम से सिखाएंगे, प्रदर्शन विधि द्वारा सिखाएंगे। आप प्रदर्शन विधि सर होती क्या है ये भी बता दीजिए, है ना। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें जो छात्र होते हैं किसके माध्यम से सीखते हैं, इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं, इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और कैसे सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त सीखते हैं। ठीक है, और इसमें टीचर किसके माध्यम से सिखाता है, चार्ट और मॉडल के माध्यम से सिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि क्या होती है, जिसमें हम इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर अनुसरण करता है, इसमें शिक्षक जो होता है चार्ट और मॉडल के माध्यम से बच्चों को सिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है। कह रहा समायोजन, उत्तर समायोजन, निर्माण, या यहाँ पे सात्वीकरण होगा। सात्वीकरण है, यहाँ पे होगा आत्मीकरण। ठीक है, तो इन दो ऑप्शन से आपके सीटेट में क्वेश्चन आते ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसका एक पैटर्न तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समावेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समावेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। क्या बोलते हैं,
असीमिलेशन। ठीक है, क्या होता है समावेशन, इसको हम अंग्रेजी से याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में इसके बहुत नाम बदल बदल के आते हैं, इसलिए आप असीमिलेशन याद रखें इसे। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। क्या होता है असीमिलेशन, मतलब पुरानी जानकारी में नई को जगह देना। तो असीमिलेशन क्या होता है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना असीमिलेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद कबूतर को भी जगह देना या शामिल करना। ठीक है, यानी कि नई जानकारी में पुरानी जानकारी जोड़ना बिना किसी विरोध के। अगर विरोध हो गया तो असीमिलेशन नहीं होगा, तो हो जाएगा अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। समावेशन या असीमिलेशन से याद रखना है हमें। समावेशन के नाम बदलते रहते हैं हिंदी में, इसलिए हमें इंग्लिश से याद रखना है असीमिलेशन, यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उड़ने वाले पक्षियों में तोते के बाद कबूतर को भी शामिल कर लेना, ये हो गया आपका असीमिलेशन। दूसरा है समायोजन। समायोजन क्या होता है भाई, इसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, इसको भी हम अंग्रेजी में ही याद रखेंगे अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, काला केवल कौवा है, ये याद करने के बाद, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद करने के बाद कोयल को देखने पर आवाज़ के आधार पर अंतर करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग दोनों में डिफरेंस। ठीक, तो एक बार जल्दी से फिर से सुन लीजिए, असीमिलेशन किसे कहते हैं। असीमिलेशन का मतलब होता है नई जानकारी में पुरानी जानकारी को जोड़ना, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना असीमिलेशन कहलाता है। और अकोमोडेशन किसे कहते हैं, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ने पर विरोध हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कराता है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने से क्या होता है, तो होता है अकोमोडेशन। क्या होता है, समावेशन होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी।
कहता है कि वाइगोस्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान किसे कहा है। कह रहा है समाज को, छात्रावास को, विद्यालय को, घर को। तो किसे कहा है, समाज को कहा है, क्योंकि इनका पासवर्ड ही क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु कितनी सीमा क्या है। कह रहा है 2 से 4 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, या बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक। तो देखो बेटा, इसमें ऑप्शन तो आपका है ही नहीं, तो ऑप्शन एक नया ऑप्शन मैं बना देता हूँ, 3 से 10 वर्ष। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 से 10 वर्ष, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कहता है कि अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है कि बाल्यावस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, ए तथा बी दोनों, तथा किशोरावस्था। तो सबसे ज़्यादा समाजीकरण की कठोर अवस्था किस में होती है, किशोरावस्था में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।